सरकार बनने जा रही है। 295 सीटें एनडीए के खाते में। नतीजे और रुझानों का जो मिला जुला आंकड़ा हमारे सामने है और 231 पर इंडिया गठबंधन। लखनऊ हम सीधे अंजना चलते हैं क्योंकि वहां से अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें आई थी। इस समय हालांकि स्थिति सामान्य बताई जा रही है। आशीष हमारे साथ वहां बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। आशीष बताएं। देखिए, मैं इस समय बीजेपी दफ्तर पे था अभी, और लेकिन अभी मैं कांग्रेस दफ्तर पे पहुंचा हूं क्योंकि यहाँ पर शोर ज्यादा बढ़ने लगा था और लोगों का प्रदेश में आप जानते हैं कि जिस तरीके की आवाज ठीक से नहीं आ रही है, थोड़ा सा भीड़ से दूर हो जाइए तब आवाज आएगी ठीक से। कार्यकर्ताओं में जोश हो रहा है और कहीं ना कहीं ये सभी जो कार्यकर्ता हैं, जैसे ही राहुल गांधी की सीट आगे चाहे बढ़ी रायबरेली में मान के चले, जैसी 17 सीटों में ये मान के चल रहे हैं, तकरीबन 8 सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस में जान फूंकने का काम हुआ। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है, भले ही प्रदेश अध्यक्ष आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो बनारस में है और प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनका मुकाबला है, लेकिन कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में इतना जोश है कि वो यहाँ पहुंच चुके हैं और अब पटाखों की तैयारी है, नारों की तैयारी है लगातार। चूंकि कांग्रेस ऑफिस में बहुत दिनों बाद इस तरीके का माहौल देखने को मिला है कि ये सभी एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं। खुशी ये भी है कि उनका जो अब इंडिया अलायंस का पार्ट है, समाजवादी पार्टी, वो लगातार आगे उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार खड़े थे, जो चाहे बाराबंकी से मान के चलिए, रायबरेली से मान के चलिए, जहां कहा जाता था कि अमेठी में बहुत कमजोर कैंडिडेट खड़ा है, अब कार्यकर्ताओं में जोश है। घर से निकलकर आप सीधे ऑफिस पहुंच रहे हैं, यानी कि पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं और यहाँ पर आके अलग अलग तरीके से अपने अपने नेता को देखना चाहते हैं, कुछ नेता से बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये माहौल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर का है। और आप सोचिए कि इसी दफ्तर में आज भले ही प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हजारों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और वो सभी दूर दराज से उत्तर प्रदेश के अलग अलग एक बार समर्थ के पास चलते हैं। समर्थ, बिल्कुल आप बने रहिए। आशीष, समर्थ आपके पास आते हुए देखिए, अगर हम तमाम नंबर्स को एनालाइज करें तो 303 से फिसलकर बीजेपी लगभग 60 सीटों के नुकसान का सामना कर रही है। उनमें 37 सीटें, 5 पिछली बार की हटा भी दीजिए तो 32 सीटें तो राइज कर गई है समाजवादी पार्टी यूपी में, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बनता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस भी 1 से 7 पर पहुंच रही है। मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, और मंजीत नेगी के साथ गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी जो कि उम्मीदवार है वो तो अपनी सीट पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर भी उनसे बात कीजिए। मंजीत। बिल्कुल अंजना, अनिल जी, आपका यहाँ पर अगर गढ़वाल लोकसभा में देखें तो 1.5 लाख के आसपास जीत का अंतर बढ़ता जा रहा है। कितनी जीत की और बड़ी जीत की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, अभी काउंटिंग चल रही है, लगभग 1 लाख से अधिक वोटों की गिनती बाकी है और हमें पूरा विश्वास है कि और अच्छी बड़ी मात्रा में वोट मिलेंगे और एक बड़ी जीत की ओर बढ़ेंगे आगे। एक सवाल, ओवरऑल देश की तस्वीर को लेकर जो उम्मीद की जा रही है उसके मुताबिक बीजेपी को नतीजे नहीं मिल रहे हैं। अभी 240-50 के आसपास एनडीए का आंकड़ा फंसा हुआ है बीजेपी का, और एनडीए 300 के आसपास। उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो मतगणना के केंद्र के अंदर था, लेकिन जितना मैंने देखा और जितना मुझे पता लगा है कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें बहुत क्लोज अभी कॉन्टेस्ट चल भी रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जहां पर क्लोज कॉन्टेस्ट चल रहा है वो हम जीतेंगे भी और अच्छी तरीके से सरकार भी बनाएंगे। तो आपको उम्मीद है कि तीसरी बार जो नारा दिया गया था नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनी? निश्चित तौर पर अभी आप इंतजार कीजिए, जरूर होगा। और आप यहाँ से बड़ी जीत के साथ दिल्ली निकलने की तैयारी है आपकी? अभी देखते भी, मेरा मतगणना चल रही है, मैं तो थोड़ी देर के लिए निकल के आया हूँ, फिर उसके बाद जरूर करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो जनाब अनिल बलूनी अभी भी एक बात पूछते ना मंजीत उनसे, अगर एनडीए की सरकार बन रही है तो क्या आप अगले आईएनबी मिनिस्टर से बातचीत कर रहे थे, क्या होगा? क्योंकि बहुत लोग ये मानते हैं जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया है लगातार पार्टी को, पार्टी दफ्तर को, अगर वहीं पे आप दिख रहे हैं, जल्दी से अगर आप उनसे पूछ सके तो कोशिश कीजिए, ये सवाल जरूर पूछेगा। समर्थ, तब तक आपके पास आते हुए समर्थ, जल्दी से जो प्रश्न मैंने किया था, 37 तो सपा ले जा रही है, सबसे बड़ा गेम चेंजर बन गई है वो एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए।
अंजना, आप भी लगातार यूपी में ग्राउंड पर थी, आपने भी देखा एक अंडर करंट जो था वो लगातार था, जिसकी चर्चा हो रही थी। चाहे वो रैली में जिस तरह से अखिलेश और राहुल की रैली में आप देख रही थी, भीड़ थी, लोगों में एक पागलपन था, रोड शोज होते थे तो उसमें भी लोग निकल आते थे, तो तमाम वो चीजें थी। फैक्टर्स के काम किए हैं जो समझ में आता है। उन फैक्टर्स में आप देखिए तो रोजगार एक बड़ा मुद्दा था, पेपर लीक को भी एक बड़ा इशू विपक्ष ने बनाया था, जो संविधान की बात थी वो थी। लेकिन जो अगर आप कास्ट के इक्वेशन देखें, जातीय समीकरण देखें, तो जो टिकट बंटवारा समाजवादी पार्टी ने इस बार किया था उसकी काफी तारीफ हुई। अखिलेश यादव ने बहुत सूझबूझ के साथ इस बार टिकट वितरण किया है। जो पीडीए की उन्होंने बात की थी कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा, लगातार वो एक ही बात बोल रहे थे, तो ऐसा समझ में आता है कि जो दलित वोट बैंक है वो भी इस बार समाजवादी पार्टी को मिला। यानी कि जो कोर वोट बैंक उनका MY है, यानी कि मुस्लिम यादव है, वो तो उनके साथ एक तरफा गया ही गया है। उसके साथ साथ जो बसपा का वोट बैंक था, जो कहीं ना कहीं यूपी विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ था, वो इस बार समाजवादी पार्टी के भी खेमे में गया है, जिसका असर यह है कि 35+ सीट्स पे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लीड कर रही है। हालांकि नतीजे शाम तक आएंगे, लेकिन आप मानिए कि जो पार्टी 5 सीट्स पर थी पिछले चुनाव में बसपा के साथ अलायंस में, इस बार कांग्रेस के साथ अलायंस करती है और 5 से सीधे 35 के अराउंड आती है। फिगर्स अगर थोड़ी भी नीचे जाती है तो आप मानकर चलिए शाम होते होते 30+ भी अगर रहती है समाजवादी पार्टी, तो उनके लिए शायद 27 के लिए रास्ते बेहद खुले होंगे। सरकार बने या ना बने, पर एक बात है, यूपी में बहुत बड़ी सबसे बड़ा गेम तो समाजवादी पार्टी के लिए है और उत्तर प्रदेश के नतीजों का कम से कम मंथन बहुत होगा। और 2004 में श्वेता 35 सीटें उन्होंने जीती थी। अगर 35 के ऊपर जाते हैं, जो अभी रुझान है उनका लंबे वक्त का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस। 2004 में कंपटीशन अलग किस्म का था। इस समय योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं, अमित शाह जिनको चाणक्य कहा गया पहली बार जब उत्तर प्रदेश के नतीजे आए थे समर्थ, और उसके बाद अब जब है जहां कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर कहा जाता था 2 सीटों की पार्टी रह गई है, केवल परिवार की पार्टियां की सीटें अपनी वो बचा पाएगी, वहां पर उसकी ऐसी बढ़त अगर हम देखते हैं। हमारे साथ और भी मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। अनुमा आचार्य जी, ये बताइए कि अमेठी एक प्रतिष्ठा की सीट हो गई थी और काफी ज्यादा राहुल गांधी को घेरा भी गया था इस बात पर कि अमेठी की सीट छोड़कर वो भाग रहे हैं, डरो मत, भागो मत, ये भी कहा गया बीजेपी की तरफ से। और अब जब अमेठी की सीट पर लगातार लीड किशोरी लाल जी की तरफ से दिख रहा है, तो ये कांग्रेस पार्टी इसे अपनी बहुत बड़ी जीत के तौर पर अमेठी को देखेगी अगर वहां से निर्णय भी वही आया जो लीड दिख रही है। श्वेता जी, शास्त्रों में कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, और जहां पर भी अति अहंकार की हो जाती है उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी देख रही है। मार्केटिंग से या लोगों को भ्रम में डाल के आप कुछ बार जरूर जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन अंततः लोगों को जब सच पता चलता है। कल दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक है और इस बैठक में अमित शाह ने जीतन राम मांझी से भी बात की है और जाहिर तौर पर बीजेपी सक्रिय है इस वक्त। अमित शाह ने मांझी को एनडीए बैठक में आने का न्योता दिया है। कौन कौन शामिल हो रहा है? चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की बात पहले ही हो चुकी है। इस बीच नीतीश कुमार से बीते दिन ही प्रधानमंत्री की मुलाकात हो चुकी है। 294 को कंसोलिडेट करना बीजेपी की बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि अपने दम पर बहुमत मिल नहीं रहा है। 240-41 सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 232, और वो भी जो जादुई आंकड़ा है उससे इंडिया गठबंधन भी 40 सीट ही पीछे है। कल एनडीए की बड़ी बैठक, कोशिश यही होगी कि कंसोलिडेट करके सबको साथ रखा जाए और उसके लिए जो जितना मंत्री पद मांगे, जो मांगे, इन सब पर चर्चा मुझे लगता है स्वाभाविक तौर पर यही एजेंडा होगा। हिमांशु? अंजना, क्योंकि एनडीए की बैठक है और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो ये जरूर चाहेगा कि एनडीए एकजुट दिखे सरकार बनाने से पहले, क्योंकि जिस तरीके के रुझान अभी तक हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को अभी तक जो है पूर्ण बहुमत, यानी उनको अकेले दम पर, भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि एनडीए जो है एकजुट दिखाई दे और एनडीए के नेता एक साथ आएंगे और वो ये कहेंगे कि हम जो है वो सरकार जो है एनडीए की बनाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद जो है ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में ही जो है एनडीए एकजुट होगा, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से शरद पवार की दलों से बात की जा रही है हिमांशु, इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्या बीजेपी में चिंता है इस बात को लेकर? देखिए, चिंता स्वाभाविक तौर पर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू से जो है वो शरद पवार बात कर रहे हैं या फिर नीतीश कुमार से बात की जा रही है शरद पवार के द्वारा,
तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हल्की सी चिंता का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चाहेगी कि कल जब एनडीए की बैठक हो तो उसमें सब कुछ साफ हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है एनडीए का कुनबा एक साथ है और वो एक साथ मिलकर जो है वो सरकार बनाएंगे 2024 में और तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने। लेकिन एनडीए की बैठक है और एनडीए की बैठक अगर होती है तो ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एकता भी दिखाना चाहती है एनडीए की और एकजुटता भी। बिल्कुल। एक बार एक प्रश्न मेरा था कि देखिए ओडिशा में तो बीजेपी की स्पष्ट सरकार बन रही है, 147 में 75 सीटें उनकी आती हुई दिखाई दे रही हैं, 74 जादुई आंकड़ा है। दूसरी तरफ मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि टीडीपी चंद्रबाबू नायडू अब उनकी सरकार वहां पर बनती हुई दिख रही है, एकदम तख्ता पलट है, 130 सीटें हैं और जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी को आप देख रहे हैं कितनी कम सीटों पर सिमट गई है। एक खबर को दोनों तरफ से हवा दी जा रही है और वो खबर ये है कि उप प्रधानमंत्री की भी सीट पर नीतीश कुमार के नाम को लेकर सोचा जा सकता है। खूब हवा दी जा रही है दोनों ही तरफ से। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? क्योंकि मंत्री पद को भी लेकर बार्गेनिंग तो होगी ही, क्योंकि सीएम बनाए रखा नीतीश कुमार को बीजेपी ने कम सीटें होने के बावजूद। रिटर्न गिफ्ट मिलेगा या फिर उसमें बार्गेनिंग होगी? देखिए, मुझे लगता है कि बार्गेनिंग की कोई संभावना ऐसी भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि बार्गेनिंग हो, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग जो है 245 सीटों के आसपास जो है अभी भी जीतती हुई नजर आ रही है। तो वो अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की कोई योजना मुझे लगता है बार्गेनिंग के मूड में नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस उड़ीसा में किया है या ये कहे कि तेलंगाना में उनका परफॉर्मेंस है, टीडीपी के साथ उन्होंने आंध्र में जिस तरीके से परफॉर्म किया, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि एनडीए की अगर बैठक होती है तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपनी ताकत भी दिखाना जाएगी एनडीए की और एकजुटता भी की। एनडीए पूरा यूनाइटेड है, एक साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अभी बीजेपी के 272 होता और एनडीए का आंकड़ा चाहे कुछ भी होता उसमें, लेकिन इस समय इसीलिए इतनी खींचतान उठापटक की गुंजाइश पूरी अभी बनी हुई है क्योंकि बीजेपी 240 सीटों के पास नजर आ रही है। एनडीए के 293 सीटें, इंडिया गठबंधन की 233 और मौसमी इसी हिसाब से कोशिशें कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है लग रहा है। बिल्कुल। देखिए श्वेता, जो मुझे सुगबुगाहट मिल रही है कि टीडीपी से भी बातचीत की जाएगी, इस ओर इशारा किया गया है। शरद पवार पहले से ही नीतीश कुमार के साथ संपर्क साध चुके हैं। राजीव शुक्ला साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पे हैं, आइए उनसे पूछते हैं, क्योंकि वो पिछली सरकारों के भी, यूपीए सरकारों के भी हिस्सा रहे। बीजेपी 240 पर है अभी, अगर एनडीए के आंकड़े को अलग रखें तो आपको लगता है कि संभावनाओं का ये समुंदर आपके लिए खुला हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, दोनों के लिए संभावनाओं का समंदर खुला है। भाजपा जो 400 सीट का दावा कर रही थी वो 230-240 के बीच में संघर्ष कर रही, यानी कि जनता ने उनको जो है नकार दिया है और उनको स्पष्ट बहुमत नहीं दिया जो 2014 में 2019 में उनको स्पष्ट बहुमत मिला था। तो वो बैसाखियों की सरकार बना सकते हैं जिसकी लगाम जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास होगी। तो इसलिए जो है एक उन्होंने जो नैतिक अधिकार वो खो दिया सरकार बनाने का, क्योंकि जिस तरह से जो है कहा गया था कि भाजपा इतनी सीटें लेगी वो नहीं हो पाया। उसे कांग्रेस 100 के करीब पहुंची है, जिसमें राहुल गांधी की यात्रा का बहुत बड़ा योगदान है, प्रियंका जी के चुनाव अभियान का बहुत बड़ा योगदान है, खरगे जी की व्यू रचना, जिन्होंने सबको इकट्ठा करके सब लोगों ने मिलकर एक जो है पार्टी को मजबूत आधार दिया। और इसलिए जो है हम 240-250 के आसपास हैं। तो कोई घटक दल, वो किसी के घटक दल, वो उनका किसी से कोई ये तो है नहीं कि कोई आइडियोलॉजिकल उनका किसी के साथ कोई टकराव है। ये बात तो आप पर भी अमल होती है ना कि आपका आइडियोलॉजिकल किससे क्या नाता है। नीतीश कुमार तो चले ही गए थे एनडीए में। हमने गठबंधन की सरकार चलाई है, 10 साल चलाई मनमोहन सिंह की सरकार, जो गठबंधन की सरकार थी। और गठबंधन की सरकार चलाने की कला कांग्रेस को आती है, दूसरे अटल जी के पास थी। वहां पे अटल जी का नाम भी बीजेपी नहीं लेती है, उन्होंने तो उनको रिजेक्ट करके रखा हुआ है। तो हमने जो है गठबंधन की सरकार चलाई है और हमें पूरा अनुभव है, हम जानते हैं कि घटक दलों को किस तरह साथ लेके चलना चाहिए। अभी बड़े नेताओं के ऊपर है कि वो क्या निर्णय लेते हैं, ये उनके ऊपर है कि क्या निर्णय लेते हैं, क्या बातचीत होती है। लेकिन भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं रहा। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, डीएमके का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, उद्धव ठाकरे और शरद पवार का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और आप देखिए राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और कांग्रेस का, दोनों का। तो हमने इस तरह से जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करके जो है इस स्थिति पे हम पहुंचे हैं। शुक्ला जी, आप हिमाचल के इंचार्ज हैं, हिमाचल में 0 सन्नाटा, क्या आप लोग को लग रहा था कि ऐसा होने वाला है? 0 सन्नाटा इसलिए नहीं हुआ है कि हम लोकसभा की सीटें हारे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था विधानसभा की सीटें जीतना, क्योंकि बीजेपी ने पैसे के बल पे हमारे विधायक खरीदे थे और उन विधायकों को जनता ने हराया। ये जो सबसे बड़ी चीज है, तो हमारी सरकार वहाँ पे मजबूत हुई है। वहाँ पे जिस तरह से विधायकों ने खरीद फरोख्त बीजेपी ने की थी, वहाँ बीजेपी बुरी तरह से परास्त हुई है। लेकिन इन सब के बीच आज अंजना ये राजीव शुक्ला अपनी बात रखते हुए, बिल्कुल बिल्कुल मौसमी, देखिए आज के जो ये नतीजे एग्जिट पोल के बाद हमने देखा था कि मंडे को जबरदस्त उछाल शेयर बाजार में था, और आज जो खबर आ रही है, देखिए 4 साल के सबसे निचले स्तर पर शेयर बाजार की परफॉर्मेंस, 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की खबर आ रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी को स्पष्ट जनादेश और 300 साढ़े 300 से ऊपर एनडीए को सीटें आने को लेकर जो एक जबरदस्त उछाल मार्केट में थी, एक पॉजिटिव मूड था, वो पूरी तरह से धराशायी होता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में ही धड़ाम लगातार आज मार्केट खुलने और रुझान आने के बाद से ही 9 बजे से ही शुरू हो गया था। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि कितने लोगों के पैसे लगे हुए होंगे, उसमें 45 लाख करोड़ के नुकसान की खबर इस वक्त आ रही है। 293 सीटों पर एनडीए है, 233 पर इंडिया गठबंधन है, हालांकि बड़ी चीज 40 सीटें पीछे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खबरें आ रही है कि वो शाम 7 बजे तक बीजेपी हेडक्वार्टर जा सकते हैं। जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हेडक्वार्टर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दरअसल एक परंपरा रही है कि बीजेपी सेलिब्रेट करती है अपनी हर विक्ट्री को, प्रधानमंत्री जाकर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करते हैं, और यही बड़ी खबर इस समय की है कि प्रधानमंत्री शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से कोशिशें जो भी हो रही हो, लेकिन एनडीए 272 पार है, 293 सीटें उसके पास है, और तीसरी बार एनडीए सरकार देश में नजर आ रही है। अगर कोई टूट फूट न हो तो ऐसे भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है 240 सीटों के साथ, तो सीधे तौर पर न्योता उनको जाता हुआ भी दिखता है, और गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ा था। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रही हैं। ऐश्वर्या, बताएं, कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए हैं बीजेपी मुख्यालय? देखिए, कार्यकर्ता आना शुरू हो गए हैं, और जो अभी का कार्यक्रम है श्वेता, वो ये है कि लगभग शाम को 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी आएंगे। जो सामने की बिल्डिंग है विस्तार, वहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंतजार अभी भी किया जा रहा है कि जो एकदम फाइनल टैली है वो आ जाए। कितना बड़ा होगा ये प्रोग्राम, ये फिर उसी पर डिपेंड करेगा, लेकिन अभी तक का प्रोग्राम यही है कि शाम को 7 बजे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इसको सीक्वेंस में भी देखा जा सकता है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पर जाकर कार्यकर्ताओं को क्या संबोधन वो करते हैं, और दूसरी तरफ कल अमित शाह एनडीए के साथियों से मिल रहे हैं। कंसोलिडेशन पर पूरा फोकस होगा बीजेपी का, क्योंकि जो गठबंधन के साथी हैं ऐश्वर्या, वो अब ये सुनिश्चित करेंगे कि एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बने। बिल्कुल, देखिए, एक के बाद एक हमें जो खबर मिल रही है वो यही है कि एक के बाद एक जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं उन सबको गृह मंत्री अमित शाह फोन कर रहे हैं। किस तरीके का समीकरण बनेगा, इस पे दोनों तरफ से ही जोर शोर से बातचीत चालू हो चुकी है। अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो उनसे भी गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बातचीत करी है, और बाकी जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनको भी फोन अब खड़खड़ाना शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द एनडीए की बैठक बुलाई जाए और फोन पर बातचीत करके ये तय कर लिया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता हो कि उसकी खुद के तो आंकड़े जो हैं वो हैं, एनडीए मिला के वो जो आंकड़ा है वो कहाँ पर रुकेगा। शुक्रिया ऐश्वर्या इस बातचीत के लिए, और सीधे मंडी चलते हैं जहां से वहां की उम्मीदवार कंगना रनौत इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही। चलिए, उठ गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। हाँ, लेकिन वहां पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दोनों ही जगहों की सारी सीटों पर अभी फिलहाल बीजेपी आगे लग रही है। तो ये दोनों ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी है, और मंडी सीट की चर्चा आपने पूरे देश में सुनी होगी, खासतौर पर चूंकि जिस तरह का हमला कंगना रनौत को लिया हुआ था, विक्रमादित्य सिंह उनके साथ चुनावी संघर्ष में थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो थे। मुकाबला टफ माना जा रहा था, क्योंकि वीरभद्र सिंह की भी एक लंबी चौड़ी लेगेसी है हिमाचल प्रदेश में। ये हम आपको दिखा रहे हैं, फिलहाल कई जगहों पर जश्न है, और ये कंगना का आंकड़ा आपको बता दें, 5 लाख से ज्यादा वोट्स उन्हें आ चुके हैं, और विक्रमादित्य सिंह दूसरे नंबर पर है। लगभग मुझे लगता है कि 70,000 के आसपास का मार्जिन है। हाँ। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इन लोकसभा चुनावी नतीजों की ये है कि दोनों तरफ से या कहे दोनों गठबंधन के जो अलग अलग दल हैं,
हर जगह आपको आतिशबाजी की तस्वीरें दिखेंगी। सब अपनी संभावनाएं खोल कर रखे हुए हैं। और धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, आपके लिए स्ट्राइक रेट तो बड़ा अच्छा दिख रहा है 5, लेकिन जेडीयू 14, बीजेपी जेडीयू से भी नीचे है और ऐसे में सबकी नजर जेडीयू पर है। मिश्रा जी उधर देखिए, उधर देखिए। अब मुझे आंखें मत तरेरिए। दिलचस्प तो ये है कि अब आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि जब रिलायबिलिटी पर सवाल आता है मिश्रा जी, गुस्साने की इसमें कोई बात नहीं है। नहीं, गुस्साने की बीजेपी भी चिंतित होगी थोड़ी। नहीं, बीजेपी बहुत चिंता में होगी, उसके उम्मीद के विपरीत नतीजा आया है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार एनडीए में मजबूती के साथ खड़े थे, इस पे बार बार शंका ना आए। और लोजपा मजबूती के साथ खड़ी है, जीतन राम मांझी जो 1 लाख से ज्यादा वोट से लीड कर रहे हैं वो खड़े हैं साथ में। और एनडीए का इतना अच्छा उम्दा परफॉर्मेंस अगर बिहार में रहा है तो एनडीए की तरफ से बिहार की तरफ से पूरे